गुड इवनिंग, ताल म्यूजिक। कौन तुम? तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? नहीं, मैं खुद ही तुम्हें फोन करने वाली थी। खास बात? बहुत सारी खास बातें हैं। नहीं, अभी नहीं, मिलकर बताऊंगी। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर बॉस को पता चल गया ना कि मेरा और तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो गजब हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, कल की मीटिंग कंफर्म है जी, सुबह 11 बजे। यस सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। May I come in, sir? Come in. Yes, sir. तुम फोन पर किससे बातें कर रही थी? सर, चोपड़ा क्रिएशन से मिस्टर चोपड़ा का फोन था। वो कल की मीटिंग का रिकन्फर्मेशन चाहते थे, बस उन्हीं के साथ बात कर रहे थे। सुभाष चोपड़ा? जी सर। उसकी फिल्मों का म्यूजिक अच्छा होता है। उसने अपनी पहली फिल्म का म्यूजिक भी हमें भेजा था। आई नो सर। जयंत कहाँ है? सर वो तो गए। चला गया है? हाँ सर, वो तो चले गए। थोड़ा सा पैसा क्या लगाया कि अपने आप को मालिक समझने लगा है। देख लूंगा मैं उसे। सर मैं जाऊं? ओके ओके, थैंक यू सर। या हेलो कोहली, क्या हुआ? 50-50। कोहली, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और हाँ, मुझे फोटोग्राफ भी चाहिए। आई नो सर, मुझे जिस जगह पर शक है मैं वहीं खड़ा हूँ। जैसे ही वो आएंगे काम हो जाएगा। जस्ट फॉलो हर। ओके। There is no use. इंतजार करना बेकार है। मुझे लगता है कि वो हमारे पास नहीं आएगा। वो सुभाष चोपड़ा इस वक्त गीत म्यूजिक के मालिक कृपलानी के पास बैठा होगा और कृपलानी उसे हमसे ज्यादा प्राइस देकर म्यूजिक खरीदने की कोशिश कर रहा होगा। हेलो। हेलो सर। कृपलानी बोलो। बस सर, आपका आशीर्वाद पाने के लिए फोन किया है। सर, एक बहुत अच्छा म्यूजिक मेरे पास आया है। वो अपने सुभाष चोपड़ा है ना, उनकी लेटेस्ट फिल्म, वो क्या नाम है? अरे राइट खरीद रहे हो तो पिक्चर का नाम मालूम नहीं? अरे हाँ, सरगम। सरगम का म्यूजिक मेरे पास आया है। सर एक्सलेंट म्यूजिक है, कमाल का म्यूजिक है। मुझे पता है कृपलानी, तुम काफी समझदार हो। अगर तुम समझते हो कि ये म्यूजिक तुम्हारी कंपनी के स्टैंडर्ड का है तो तुम्हें खरीद लेना चाहिए। सर, मुझे मालूम है कि आप जब भी मुझे एडवाइस करेंगे सही एडवाइस करेंगे। या देखा उस कृपलानी का कमीनापन। तुमसे तुम्हारा प्रोड्यूसर छीनकर तुमसे ही फोन पे बातें कर रहा है। अगर इसी तरह हमसे बड़े बड़े बैनर और सिंगर्स छीनते रहे तो एक दिन हमें भजनों का कैसे निकालना पड़ेगा। जयंत, तुम शायद ये भूल रहे हो कि वो मेरा ही चेला था और मेरा ही चेला रहेगा। अगर उसने 99 गुण सीख लिए, एक बाकी है, एक। ग्रोवर,
1 और 99 का कोई मुकाबला नहीं होता। अगर वो इसी तरह हमारी जड़ों में मट्ठा डालता रहा तो ताल म्यूजिक कंपनी का दरख्त देखते देखते ढह जाएगा। तनावर दरख्त इतनी आसानी से नहीं गिरता, उसके साए में उगने वाले पौधे सूख जाया करते हैं। कृपलानी की भी वही हालत होगी, म्यूजिक वो खरीदेगा, मार्केट में कैसेट हमारा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? All is fair in love and war. You understand? ग्रोवर, अगर तुम बहुत बड़े कमीने हो तो कमीनेपन में मैं भी कम नहीं। तो आज इतने जल्दी शुरू हो गए, क्यों? तुम्हें कोई इतराज है क्या? हाँ है। आखिर बात क्या है? मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हो, और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम घर पर आकर निकालते हो। घर? तुम इसे घर कहती हो? घर वो होता है जहां पे चैन, सुकून और प्यार मिलता है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी ये शराब। शराब? ये शराब नहीं, मेरे लिए दवा है, दवा। विश्वासघात के जो जख्म मुझे मिले हैं उसे बर्दाश्त करने के लिए मैंने इसे गले लगाया है। ये जहरीली है, कड़वी है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। विशाल, एक्सक्यूज सर। कौन है? मैं नैयर। कौन नैयर? आपके कंपनी का चीफ अकाउंटेंट। सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं ऑफिस का कोई काम घर में नहीं करता। आई नो सर, बट इट इज वेरी अर्जेंट। सर, मैं आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ओ, अकाउंट तो जैन देखता है। हाँ सर, जैन साहब के कहने के मुताबिक 2 करोड़ का चेक इशू हो चुका है, जिसके सामने कैश निकाला गया है, और इस कैश का कोई हिसाब नहीं है। इस कैश के बारे में सिर्फ जैन साहब ही जानते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जैन ने 2 करोड़ रुपए का घपला किया है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं सर, लेकिन एक अहम घटना हुई है। मुझे लगा कि इसकी मालूमात आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस आवर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मैं जयंत को देख लूंगा। हेलो जयंत, तुम आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। आई वॉन्ट नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, समझे? बोलना पड़ेगा। या हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं रितु खन्ना बोल रही हूँ। आप आ रहे हैं ना? Oh, I'm sorry. I'll be there. You just wait for me, please. Yeah, I'm waiting. Okay. Yeah, Srivastav,
सर मैं जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, जुहू पुलिस स्टेशन। हाँ, जुहू पुलिस स्टेशन बोलिए। देखिए, मैं कामिनी ग्रोवर बोल रही हूँ। मेरे पति कल से वापस घर नहीं आए। मैं उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। श्रीवास्तव, रिपोर्ट लिखो। हेलो, देखिए, मैं मिसेस कामिनी ग्रोवर बोल रही हूँ। मेरे पति मिस्टर विशाल ग्रोवर कल रात से लापता हैं। मैंने हर जगह पता लगाने की कोशिश की जहाँ वो हो सकते हैं, मगर वो कहीं भी नहीं मिले। मैं उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर भारत, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि संध्या मर्डर केस के कातिल को आपने सिर्फ 8 घंटों में गिरफ्तार करके एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दिया। धन्यवाद। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी एक शब्द से किसी को भी मुझे मान लेने की यह प्रैक्टिस कभी किसी बेकसूर को पुलिस के जुल्म का शिकार भी बना सकती है? देखिए, बात दरअसल ये है मैम कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो पहले थियरी बनाते हैं, फिर उस थियरी में सूट करने वाले सुराग ढूंढते हैं। मैं उनमें से हूँ कि पहले तथ्य ढूंढता हूँ, पहले सुराग ढूंढता हूँ, फिर उसी सुराग को डेवलप करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा फॉर्मूला कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं? आप चाहें तो मुझे आजमा सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, अब सेंटेंस सुनिए। कमाल है, तुमने अकेले ने 80 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ब्रेव। वो तो अच्छा हुआ कि तूफानी रात थी, वरना। अब जरा सोचिए कि एक तूफानी रात थी, जबकि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसी सूरत में 80 किलो नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी, जबकि वो अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सकता था और सुबह उसे कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? हाँ, ये बात तो है। एक और बात कि शब्द तूफानी रात का जिक्र जो है, इससे साफ जाहिर होता है कि बात घर के अंदर की नहीं है, बात कहीं बाहर की है, क्योंकि घर के अंदर तो तूफान हो ही नहीं सकता ना। Am I right? राइट, पर ये बात घर के अंदर की नहीं है, फिर कहाँ की हो सकती है? बाहर कहीं की, किसी बिल्डिंग के टेरेस की, किसी पहाड़ की, किसी पुल या किसी ब्रिज की भी हो सकती है। राइट। अब सवाल ये है कि वो वजन था क्या जिसके बारे में एक्यूरेट कहा जा सकता है, और जिसके लिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 मन, 1 क्विंटल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। वो वजन क्या हो सकता है? वजन कुछ भी हो सकता है अलमारी, संदूक, गठरी। अलमारी को फेंकने के लिए ताकत की नहीं, 4 हाथों की जरूरत पड़ती है। संदूक हो सकता है, लेकिन संदूक या गठरी का वजन इतना एक्यूरेट बताया नहीं जा सकता। लेकिन एक शब्द, एक वर्ड मुझे बहुत खटक रहा है, वो है ब्रेव। कि ब्रेव यानी बहादुर। अब गठरी फेंकना कोई बहादुरी का काम तो नहीं। गठरी फेंकने में तो ताकत का इस्तेमाल होता है, बहादुरी का नहीं। लेकिन अगर फेंकने वाला नहीं हो, फेंकने वाली हो, तो शाबाशी के तौर पे उसको कहा जा सकता है, यू हैव डन ए वेरी ब्रेव जॉब। और फेंकने वाली चीज कुछ और नहीं हो सकती, सिर्फ लाश हो सकती। लाश? जी हाँ, लाश, जिसके लिए एक एक्यूरेट वजन का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए वो लड़की सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी, जिसके लिए वो किसी की मदद भी नहीं ले सकती। यस मैम, किसी एक तूफानी रात में किसी एक ब्रिज से वो लाश नीचे फेंकी गई है। यही मीनिंग उस सेंटेंस से निकलता है। देखा, जो मैंने सोचा था वही हुआ। मैं जानती थी कि आप इस सेंटेंस को क्रिमिनल एंगल जरूर देंगे, पुलिस वाले हैं ना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेंटेंस किसी नॉवेल का नहीं है या मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये सेंटेंस
इसी रेस्टोरेंट के किसी आम आदमी ने बोला, जिसे आपने क्रिमिनल एंगल देकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मैंने इसी रेस्टोरेंट में किसी आदमी से ये सेंटेंस सुना और आपके कहने पर मैंने आपको बता दिया और बस आपने तो देखते ही देखते उसे कातिल और कातिल का जोड़ीदार साबित कर दिया। या हाँ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, बोलो। ऑलराइट। लीजिए, खबर मिली है कि म्युनिसिपल ब्रिज के नीचे एक लाश बरामद हुई है। वो लाश कल की तूफानी रात में फेंकी गई। क्या? जी हाँ, अगर ये जुमला आपके ख्याल की उपज नहीं है और ये बात सचमुच किसी ने कही है तो हो ना हो इस लाश का ताल्लुक उसी आदमी के साथ। क्या बता सकती हैं कि वो बात किसने कही थी? जी हाँ, कुछ देर पहले वो जो पिछली चेयर पर आदमी बैठा था वो। वेटर। यस सर। वेटर, वो आदमी जो थोड़ी देर पहले उस पिछले टेबल पे बैठा था वो आपका रेगुलर कस्टमर है? कौन? मिस्टर आनंद, टीवी स्टार? अच्छा अच्छा, मिस्टर आनंद। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस्टर आनंद, हमें म्युनिसिपल ब्रिज के नीचे एक लाश बरामद हुई है और मुझे ऐसा लगता है जैसे इस केस में आप हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। आज आप जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे वहां आपने एक जुमला कहा था और रितु जी ने वो जुमला कहते हुए सुना था। ये रितु खन्ना है, पेशे से जर्नलिस्ट हैं, और जुमला ये था कि कमाल है, तुमने अकेले ही 80 किलो उठा के नीचे फेंक दिया। वेरी ब्रेव। अगर ये तो अच्छा हुआ कि वो तूफानी रात थी, वरना आपने जुमला कहा था ना मिस्टर आनंद? हाँ कहा था, लेकिन आपने जुमला किससे कहा था और क्यों कहा था, और इस जुमले के मायने क्या हुए? क्या आप जरा खुलासे में बता सकते हैं? यानी कि आप पूरी सिचुएशन जानना चाहते हैं? राइट। वेल, हुआ यूं कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि जिसने अपने सौतेले बाप की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नदी में फेंक दिया। यानी कि सचमुच? एक मिनट, ये जुमला मैंने कल, आज तो मैं इसे दोहरा रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि कल शूटिंग के दौरान ये मेरे डायलॉग थे और मैंने जो कुछ भी अभी कहा वो मैंने कल परफॉर्म किया था और मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। ओह, आई सी। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जुमला आपने शूटिंग के दौरान ही कहा था? हाँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। देखा इंस्पेक्टर, आपका कंक्लूजन सही होते हुए भी कितना गलत निकला। वेट ए मिनट मिस रितु, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे अगर पता होता कि ये जुमला अदा करने वाला एक अदाकार है तो मैं इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करता। वैसे इस जुमले का चक्कर क्या है? दरअसल ये जुमला मैंने सुना था और इंस्पेक्टर भारत से चैलेंज किया था कि वह इसे कोई नतीजा निकाल कर दिखाए, और इन्होंने बिल्कुल वही नतीजा निकाला जो आपने बताया। और तभी हमें म्युनिसिपल ब्रिज के नीचे एक लाश बरामद हुई और हमने सोचा कि शायद उस लाश का ताल्लुक आपके सेंटेंस के साथ है। उस लाश का कुछ पता चला किसकी थी? लाश विशाल ग्रोवर की है। वही विशाल ग्रोवर जिसकी बीवी ने सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी? यस सर, और हमने उनसे लाश की शिनाख्त भी करवा ली है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वेरी गुड। कुछ बताया उन्होंने कि
ये विशाल ग्रोवर कब और कैसे गायब हुआ था? कल शाम 8 बजे तक वो यहीं पर थे। उसके बाद वो ऑफिस चले गए और फिर ऑफिस से घर वो कभी नहीं लौटे। आई एम सॉरी अबाउट दिस मिसेस ग्रोवर, लेकिन आपको क्या लगता है मिसेस ग्रोवर कि मिस्टर ग्रोवर ने आत्महत्या की होगी? आत्महत्या? इम्पॉसिबल। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। हालांकि इन दिनों वो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें निराश कभी नहीं देखा। फाइनेंशियल क्राइसिस? कैसी फाइनेंशियल क्राइसिस मिसेस ग्रोवर? हमारी कंपनी के सारे प्रोड्यूसर्स राइवल कंपनी के साथ डील करने लगे थे। कंपनी के अकाउंट में काफी गड़बड़ी थी। कल ही हमारे चीफ अकाउंटेंट मिस्टर नैयर ने बताया था कि कंपनी के अकाउंट्स में 2 करोड़ का गड़बड़ घोटाला था। 2 करोड़ रुपयों का गड़बड़ घोटाला? बाय द वे मिसेस ग्रोवर, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन मेकिंग कौन है? वो तो जयंत करते हैं। वो कंपनी में 20% के पार्टनर हैं। अरे हाँ, याद आया। कल मिस्टर नैयर से बात करने के बाद उन्होंने जयंत को फोन किया था और उसे ऑफिस में मिलने को कहा था। मिस्टर जयंत? व्हाट नॉनसेंस! नैयर का दिमाग खराब हो गया है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई हेरा फेरी नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जयंत, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही की कंपनी का एक जिम्मेदार अफसर झूठ बोल रहा है? देखिए इंस्पेक्टर, हमारी कंपनी में क्या क्या होता है उस बात की हर एक खबर हमारे राइवल कंपनी को पहुंच जाती है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए कंपनी के 2 करोड़ रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। ये बात आपने मिस्टर ग्रोवर को क्यों नहीं बताई? बताई, कल बताई थी। जब उन्होंने मुझ पर 2 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगाया, मैंने उन्हें सारे प्रूफ्स दिखाए और फिर से रीऑडिटिंग करने के लिए भी कहा। रीऑडिटिंग के लिए आपने कहा था या उन्होंने? व्हाट? जी हाँ मिस्टर जैन, दरअसल आपको रीऑडिटिंग की धमकी दी गई थी और इत्तेफाकन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ग्रोवर को अपने रास्ते से हटाने के बाद ये रीऑडिटिंग की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई। जी हाँ, 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती मिस्टर जैन, कोई छोटी रकम नहीं होती। इट्स अ बिग अमाउंट। अब देखना यह है कि ये 2 करोड़ रुपए आप एडजस्ट कहां करते हैं। आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। ग्रोवर को मैंने नहीं मारा है। आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अरे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसके 1000 दुश्मन थे। ये म्यूजिक कैसेट कंपनी भी तो आपकी राइवल कंपनी है ना मिस्टर जैन? जी हाँ, इसने हमारे सारे प्रोड्यूसर हमसे छीन लिए थे। और आप अपनी राइवल कंपनी की म्यूजिक सुन रहे हैं, am I right? वो दरअसल मैं ये देख रहा था कि उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में क्या फर्क है। क्या नाम है इस कंपनी के मालिक का? कृपलानी।
मिस्टर कृपलानी। भारत साहब, वो मेरे गुरु थे। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उन्हीं की बदौलत हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। जी हाँ, सुना मैंने भी है। ये जो आज आपका विशाल म्यूजिक अंपायर है, सब उन्हीं की बदौलत है। कल तक जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे वो सब आपकी तरफ हो गए। हाँ, ये बात सच है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान थे। किसी बात का बुरा ही नहीं मानते थे, बल्कि उल्टा मुझे आशीर्वाद दिया करते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनका कैसे मर्डर हो गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। हाँ, वो शराब बहुत पिया करते थे। हो सकता है वो शराब पीकर कहीं गिर गए हों। ये भी तो हो सकता है मिस्टर कृपलानी कि वो शराब उन्होंने आपके साथ बैठकर पी हो। मिस्टर भारत, मैं आपका इशारा समझ गया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वो मेरे गुरु थे। अगर उन्होंने मेरे साथ बैठकर शराब पी होती तो आज आपको उनकी लाश नहीं, मेरी लाश मिली होती। अच्छा। वैसे भी वो एक डूबता हुआ जहाज थे। मुझे उन्हें और डुबाकर क्या मिलने वाला था? जी हाँ, बहुत सच कह रहे हैं आप। जिस आदमी की जड़ें खोखली कर दी हो, उसका तना काटने की क्या जरूरत थी आपको? बाय बाय मिस्टर कृपलानी। सर, हमने आपके कहने के मुताबिक मिस्टर ग्रोवर के मोबाइल पर की जाने वाली तमाम कॉल्स की लिस्ट हासिल कर ली है। सर, इनमें से एक नंबर पर पिछले हफ्ते कई बार बातचीत हुई है। सर, हमने अपने सोर्सेज से यह भी पता लगाया है कि यह नंबर एक डिटेक्टिव एजेंसी का है। डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर। क्या नाम है इस डिटेक्टिव एजेंसी का? जी हाँ, मिस्टर ग्रोवर ने हमारी एजेंसी से सर्विसेज हासिल की थी। हमारा सबसे काबिल डिटेक्टिव कोहली उनका काम कर रहा था। ये जॉब किस किस्म का था बता सकते हैं मिस्टर मित्रा? सॉरी इंस्पेक्टर, मिस्टर ग्रोवर की शर्त थी कि कोहली उनके अलावा किसी और को रिपोर्ट नहीं देगा। इस मामले में वो कुछ ज्यादा ही सीक्रेसी बरत रहे थे। उसी डोंट माइंड मिस्टर कोहली का पता बता सकते हैं आप? कल कोहली इस वक्त कहाँ होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोहली ने हमारा कांटेक्ट नहीं किया है। वैसे ये हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर वो किसी का पीछा करता हुआ चला जाता है और वापस आने के बाद ही हमें रिपोर्ट देता है। आपसे थोड़ी सी मदद चाहूँगा मिस्टर मित्रा। प्लीज अगर आप ये मुझे बता दें कि मिस्टर ग्रोवर किसे इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे? इंस्पेक्टर, आई विश आई कुड, मगर मेरे तजुर्बे से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इस किस्म की सीक्रेसी तभी बरती जाती है जब मामला किसी लड़की का हो। Excuse me. May I help you, ma'am? Any problem? कुछ नहीं। आप मिस्टर ग्रोवर की सेक्रेटरी हैं ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? हाँ। आप यहाँ इतनी रात गए, यूं सड़क पे, सुनसान सड़क पे आप ऐसे दौड़ रही हैं, सब खैरियत तो है? मैं आपको घर छोड़ दूं इफ यू डोंट माइंड? जी, थैंक यू। आइए।
प्लीज कम। क्या इंस्पेक्टर श्रीवास्तव? ये तो डिटेक्टिव कोहली है, गीता के साथ। सर, जिस किसी ने भी लड़की का खून किया है वो जरूर यहाँ पहले से ही मौजूद था। और सर साफ लग रहा है कि उसने यहाँ की हर चीज की बहुत बारीकी से तलाशी भी ली है। पता नहीं उसे किस चीज की तलाश थी। उसे जिस चीज की भी तलाश थी श्रीवास्तव, वो उसे मिली नहीं। वो उसे मिली नहीं, इसीलिए वो इसका यहां इंतजार करता रहा। उसने इस पे जम के वार किया, इसका कत्ल किया, उसके बाद इसका पर्स चेक किया, उसके बाद वो यहां से भाग निकला है। लेकिन सर ऐसी वो कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी मामूली भी हो और इतनी इंपॉर्टेंट की पर्स में रखकर ले जाई जा सके? यही तो मैं सोच रहा हूं श्रीवास्तव कि वो आखिर वो चीज क्या है। हवलदार, ये पंखा ऑफ करो। श्रीवास्तव। यस सर। कातिल को जिस चीज की तलाश थी वो न हो, उसका ताल्लुक इस पंखे के साथ जरूर है। इस पंखे के साथ जरूर होना चाहिए। बात बहुत मामूली सी है मिसेस ग्रोवर। आप चाहें तो इसे आसानी से दबा सकती हैं। नहीं मिस्टर जयंत, अब कुछ भी नहीं दबाया जा सकता। मैं चाहूं तब भी नहीं, क्योंकि ये मामला पुलिस के हाथों में पहुंच गया है। और ये कोई मामूली रकम नहीं है, 2 करोड़ का मामला है। ये किस मामले को दबाने की बात हो रही है मिसेस ग्रोवर? जी वो मेरा मतलब। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर। मिस्टर जैन चाहते हैं कि मैं 2 करोड़ के घपले की बात को दबा दूं और ये चुपचाप उस रकम की भरपाई करते रहेंगे। मिस्टर जयंत, आप इतनी बड़ी रकम लौटाएंगे कैसे? जी वो मैं बाद में मिसेस ग्रोवर, आप बताइए कि जब मिस्टर ग्रोवर गायब हुए तो आपने मिस्टर जैन को कांटेक्ट तो किया ही होगा।
अरे हाँ, आपने पुलिस को भी तो इत्तला की थी, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ। आपने कितने बजे फोन किया था? तकरीबन 11 बजे। कहां से फोन किया था? मतलब यहां से कि उस फोन से कि उस फोन से कि उस फोन से? जी, उस फोन से। इस फोन से? मतलब ये हुआ कि आपने घर ही से फोन किया? जी हाँ। घर में इतने सारे फोन होने के बावजूद क्या मैं बाहर जाकर पब्लिक बूथ से फोन करती? ठीक से याद कीजिए मिसेस ग्रोवर, हो सकता है आपने किसी और के घर से फोन किया हो। मैंने आपसे कहा ना, मैं इतनी परेशान थी कि कहीं बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये घड़ी की आवाज सुन रही हैं आप? उस दिन जब आपने फोन किया था तो बैकग्राउंड में एक घड़ी की आवाज बज रही थी, लेकिन वो आवाज ये नहीं थी मिसेस ग्रोवर। अगर ये नहीं थी तो कौन सी थी? वो चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही थी। और वो घड़ी उस बेडरूम में है जहां से आपने फोन किया था। आप चलिए, मैं आपको बेडरूम दिखा सकता हूं। घड़ी की आवाज सुन रही हैं आप मिसेस ग्रोवर? ये वही घर है जहां से आपने उस दिन टेलीफोन किया था, मिस्टर आनंद कुमार का घर। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकता हूं आप इतनी रात गए मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूं मिस्टर आनंद कि आप एक बहुत बड़े अदाकार हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? ये देखिए फिर से एक्टिंग कर रहे हैं आप। याद है आपको मिस्टर आनंद, उस दिन जब आपने कहा था मिस्टर ग्रोवर की मौत हुई तो मैं शूटिंग कर रहा था? हाँ, कहा था मैंने, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। और आपने ये भी कहा था मिस्टर आनंद कि वो जुमला, वो लाइन आपने कही थी उस फिल्म में, ये कमाल है, तुमने अकेले 80 किलो उठा के नीचे फेंक दी। हाँ, मैंने कहा था, तो फिर? शट अप! ऐसा कोई डायलॉग आपने उस फिल्म में नहीं बोला था। मैंने आपके फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट चेक की है, उसके रश प्रिंट्स तक चेक करवाए हैं। मिस्टर आनंद, ये डायलॉग आपने उस दिन मोबाइल पर मिसेस ग्रोवर से बोला था। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ में आ गया मिसेस ग्रोवर, मैं आपको समझाता हूं। जब आपको यह पता चला कि मिस्टर ग्रोवर ने आपके पीछे जासूस लगाया हुआ है तो आप डर गई। आपको लगा कि पकड़े जाने पर हो सकता है वो आपसे तलाक ले लें और एक ही झटके में आप सारी प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएं। तब आप और आनंद ने मिलकर ये प्लान बनाया और आपने मिस्टर कोहली को पहले अपने रास्ते से हटाया, तो उसके बाद मिस्टर ग्रोवर को। मिस्टर कोहली की लाश गायब कर दी, लेकिन मिस्टर ग्रोवर की नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्लेम करनी थी, नहीं तो आपको साल इंतजार करना पड़ता। मैं सच कह रहा हूं ना मिसेस ग्रोवर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं सच कह रहा हूं मिसेस ग्रोवर? आपकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि मैं सच कह रहा हूं। उस रात मुझे
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इस बात को लेकर ऑफिस में 2 घंटे बहस हो चुकी है। अगर तुमने 2 करोड़ रुपए कंपनी के फायदे के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लोगे। मुझे 2 करोड़ रुपए वापस चाहिए। सब गद्दार हैं। कंपनी के 2 करोड़ रुपए से गबन कर लिए और मुझे आंखें दिखाता है। साले सब चोर हैं। किसकी बातें कर रहे हो? और तुम भी, तो अपने आपको क्या समझती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? अभी नहीं बताऊंगा। अब ये कुछ नहीं बताऊंगा। पहले मेरे हाथ सबूत आने दो। मैं तुम्हें अदालत में ले जाकर खड़ा कर दूंगा। तुम्हें सब पता चल जाएगा। डार्लिंग, बताओगे तो तुम तब जब अदालत तक पहुंचोगे। अदालत तो क्या, तुम अस्पताल भी नहीं पहुंच सकते। ये जहर 30 सेकंड में आदमी को खत्म कर देता है। तूने इसमें जहर मिलाया? ओ बेवफा, तू भी नहीं बचेगी। माय डियर हस्बैंड, ये कमाल का जहर है। 12 घंटे बाद कोई पोस्टमार्टम ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हें जहर दिया गया। तू भी नहीं बचेगी। और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद आप जब ये खुशखबरी सुनाने मिस्टर आनंद के घर आई तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो यहीं से आपने पहले पुलिस स्टेशन फोन किया, उसके बाद आपने मिस्टर आनंद से मोबाइल पर बात की। कमाल है, तुमने अकेले उस 80 किलो को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। ब्रेव। ये तो अच्छा हुआ कि वो तूफानी रात थी, वरना। और शायद आपको यह नहीं मालूम मिस्टर आनंद कि मिस्टर कोहली और मिस गीता में एक सॉलिड अफेयर था। मिस्टर कोहली ने जो आप दोनों की तस्वीरें निकाली थी उसमें से एक रील मिस गीता के पास थी, जिसके बलबूते पे वो आप दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। और आपने मिस्टर आनंद मिस गीता से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। जनाब इंस्पेक्टर, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। आप इस तरह किसी शरीफ आदमी पे कीचड़ नहीं उछाल सकते। मेरा ना इनसे कोई लेना देना था, ना कोई लेना देना है। लेना देना था भी और लेना देना है भी। मैं प्रूव कर सकता हूं मिस्टर आनंद। आपके लाख कोशिश करने पर भी गीता के हाथ से वो रील ले नहीं सके आप। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कुदरत का खेल देखिए, मरने से पहले वो रील मुझे दे गई। वो तस्वीरें देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। मिस्टर आनंद, और कुछ कहना बाकी है? मिस्टर आनंद एंड मिसेस कामिनी विशाल ग्रोवर, मैं आप दोनों को हिरासत में लेता हूं। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, अरेस्ट देम।
क्या बात है दिशा, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? वो रात को देर से सोई थी ना, इसलिए आज सुबह आंखें नहीं खुली। अच्छा, कहाँ है हमारा कुंभकर्ण? वो ऊपर। अच्छा अच्छा, मतलब तक सो रहा है। अभी जगाता हूँ। अरे दिशा, हमने उसका गलत नाम थोड़ी रखा है, सही माने में कुंभकर्ण है वो। अभी जगाता हूँ उसे। अगर नहीं जागा तो ढोल ताशे लाके बजा के उठाऊंगा उसे। देखता हूँ कैसे सोता है वो। नहीं प्रदीप, सोने दो ना उन्हें। एक इतवार का दिन ही तो मिलता है आराम करने के लिए। अरे कैसे सोने दो दिशा, पिछले संडे मुझे हराया था उसने। आज मैं हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ। देखता हूँ कैसे सोता है और कैसे जीतता है मुझसे आज। प्रदीप, सुनो प्रदीप। सरी खुली हुई तिजोरी, ये नोटों की गड्डी और ये लाश। चोरी और कत्ल का केस है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है इंस्पेक्टर श्रीवास्तव कि चोर ने तिजोरी खोली होगी और इत्तेफाकन मिस्टर रंजीत आ गए होंगे और चोर ने उसको गोली मार दी। यस सर। लेकिन ये रिवॉल्वर चोर के पास कहां से आई? अक्सर चोरों के पास रिवॉल्वर्स तो नहीं हुआ करती। यस सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर श्रीवास्तव कि जब चोर ने मिस्टर रंजीत को गोली मार ही दी थी तो फिर इतने सारे नोट क्यों पीछे छोड़ गया वो? सर हो सकता है कि वो घबरा कर ही नोट यहां छोड़ गया हो। आप ठीक कह रहे हैं, शायद मुझे भी लग रहा है कि चोर घबरा गया। लेकिन वो टॉर्च की भी शायद वो चोर की, अगर वो टॉर्च उस चोर की है तो जरूर उस पे फिंगरप्रिंट्स होंगे और वो फिंगरप्रिंट्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। राइट सर, हमने तमाम फिंगरप्रिंट्स उठवा लिए हैं और उनकी रिपोर्ट हमें जल्द ही मिल जाएगी। वेरी गुड इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, जरा हटेंगे। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, हादसे की खबर मिलने के बाद जब तुम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कौन कौन था?
सर उस वक्त घर पर सिर्फ मिसेस रंजीत थी, लेकिन सर फोन पर किसी पुरुष ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस को इत्तला की जिसने? कौन था वो? मिस्टर प्रदीप पटवर्धन। प्रदीप पटवर्धन आपके रिश्तेदार हैं कोई? नहीं, मेरे पति के दोस्त हैं। पुलिस को इत्तला करने से पहले आपने इनको खबर कर दी होगी, मेरा ख्याल है। जी नहीं। तो फिर इनको कैसे पता चला? वो सुबह घर आए थे, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। कहाँ? क्लब, लॉन टेनिस खेलने। ओह आई सी। फिर वही ऊपर गए थे उन्हें उठाने के लिए, और फोन भी उन्होंने ही किया पुलिस को। मिसेस रंजीत, आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा था? कल रात को मैं अपने कमरे में सोने गई, उससे पहले। अपने कमरे में? जी, मैं अपने कमरे में गई थी। यू मीन आपका और मिस्टर रंजीत का कमरा अलग अलग है। कब से? यही कुछ 1 महीने से, जब से माझी हरिद्वार गई तब से। आई एम सॉरी मिसेस रंजीत, मैं थोड़ा सा ये पर्सनल सवाल है, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप पति पत्नी होते हुए भी अलग कमरे में, बात समझ में नहीं आई। वो मैंने 40 दिनों का व्रत रखा था ना, इसलिए। ओह आई सी। वैसे आपके घर में कितने लोग हैं आपके अलावा? मैं, माझी और वो, इसके अलावा? ड्राइवर राम सिंह और नौकरानी गंगा। ये ड्राइवर कहाँ होगा इस वक्त? वो अभी आता ही होगा। और नौकरानी कहाँ है? वो गांव गई है छुट्टी पर। अच्छा एक बात बताइए मिसेस रंजीत, की आपने बेडरूम अच्छी तरह चेक कर लिया था? बेडरूम से कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई? हाँ, कुछ सोने के गहने चोरी हुए। अच्छा मिसेस रंजीत, ये झुमका मुझे मिला है, क्या आप पहचानती हैं इसे? जी, ये मेरा ही है। लेकिन ये तो मुझे मिस्टर रंजीत के सिरहाने मिला। आप तो कह रही थी कि आप दोनों अलग अलग रहते हैं। शायद दिन के वक्त रह गया होगा। हाँ, हो सकता है। बाय द वे मिस्टर रंजीत, इस समय मिस्टर प्रदीप पटवर्धन कहाँ मिलेंगे? अब वो स्टेशन गए हैं माझी को लेने। वो आज राजधानी में हरिद्वार से आ रही हैं। शायद वो लोग आ गए। जी क्या हो गया? किसी ने उन्हें रास्ते में प्रदीप ने मुझे सब कुछ बता दिया था बेटी। मेरी तपस्या, मेरी कामनाएं हरिद्वार में गंगा के पानी में बह गई। कहाँ कुल का दीपक मांगने गई थी, कहाँ कुली खो बैठी। मैं समझ सकती हूँ बेटी, मैं समझ सकती हूँ। तुमने अपने पति को खो दिया है,
तो मैंने भी अपने बेटे को खो दिया है। एक मिनट। मिस्टर प्रदीप पटवर्धन, मुझे इंस्पेक्टर भारत, मैं जानता हूँ। वैसे आपको कौन नहीं जानता? हाँ, मैं आपसे थोड़े से सवालात करूंगा, रूटीन क्वेश्चंस। मेरा पेशा है ये। आपका पेशा क्या है? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। हाँ। मिस्टर प्रदीप, ये बताइए कि मिस्टर रंजीत के साथ आपकी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है? काफी पुरानी है। कॉलेज में हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे। अच्छा, एक बात बताइए कि रोज सुबह आप वो लॉन टेनिस खेलने जाया करते थे? नहीं, एवरी संडे। हाँ। आप दोनों में जुगलबंदी तो होती होगी। अक्सर जीतता कौन था? मैं जीतता था, लेकिन पिछले संडे वो जीत गया, इसलिए मैं उसे आज हराने के ठान के आया था। लेकिन देखे ना किस्मत का खेल, खुद जिंदगी से हार गया। तो इसके मायने ये हुए कि आपसे हार बर्दाश्त नहीं होती। हर स्पोर्ट्समैन यही चाहेगा कि वो हमेशा जीते। You're right. मुझसे भी हार बर्दाश्त नहीं होती। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये इस परिवार के साथ संबंध कैसे हैं आपके? बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल घर जैसे। माँ जी तो मुझे अपना दूसरा बेटा समझती है। और मिसेस रंजीत के साथ? जैसे एक भाभी और देवर में होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्रदीप मेरे बेटे जैसा है। प्रदीप और रंजीत सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि सगे भाई से बढ़कर थे। और आप उस पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। माँ जी, आई एम सॉरी माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था, आपको कतई दुखी नहीं करना चाहता था माँ जी, लेकिन क्या करूं, इट्स जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। देखिए माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे के कत्ल तक हम जल्द से जल्द पहुंचे, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्लीज माँ जी, मैं आपसे भी मिस्टर रंजीत के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आप एक माँ हैं, और एक माँ अपने बेटे को जितनी अच्छी तरह जान सकती है, पहचान सकती है, उतना कोई नहीं पहचान सकता। आप मुझे बताइए कि मिस्टर रंजीत किस किस्म के इंसान थे? मिस्टर प्रदीप के अलावा उनके और कितने दोस्त थे? कि दुश्मन भी था उनका? मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वो एक आदर्श बेटा था, जिसे पाकर हर माँ को गर्व हो जाए। देखा, आखिर रुला दिया ना माँ को। लगता है आप पुलिस वालों के पास जज्बात नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। इस वक्त इनके दिल पे क्या बीत रही, इसका एहसास है आपको? अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई तो प्लीज। ना तो मेरी इंक्वायरी खत्म हुई है मिस्टर प्रदीप, और ना ही मेरे सवालात। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। सर, रिवॉल्वर के मालिक का पता चल गया है। वो मिस्टर रंजीत के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी, बट स्ट्रेंज कि हमें उस पर किसी की उंगलियों के भी निशान नहीं मिले हैं।
सी। और सर सिर्फ टॉर्च पर ही नहीं बल्कि पूरे कमरे में हमें चोर की उंगलियों के जो निशान मिले हैं वो पुलिस रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच भी करते हैं। सर वो और कोई नहीं बल्कि पुराना तिजोरी तोड़ सलीम है। सलीम कोल्ड डोंगरी वाला? यस सर, लेकिन वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया है। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, इस शहर के तमाम गैम्बलिंग डेन, जुए के अड्डे हैं, उन पर अपने आदमी तैनात कर दो। इस आदमी की एक ही वीकनेस है, जुआ। और ये हो ना हो किसी न किसी जुए खाने पे बहुत जल्द आएगा। यू आर राइट सर, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मामला पूरी तरीके से साफ हो चुका है। सलीम ने मिस्टर रंजीत के रिवॉल्वर से उन्हें शूट कर दिया और फिर यहां से भाग निकला। नहीं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, ये मामला थोड़ा सा उलझता जा रहा है। अगर चोर ने गोली चलाई होती तो उस रिवॉल्वर पे किसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान होते, लेकिन उस रिवॉल्वर पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स के निशान मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि सलीम ने गोली नहीं चलाई, गोली किसी और ने चलाई है। किसने चलाई? खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? नो सर, वो डॉक्टर बत्रा यहाँ मौजूद नहीं है और डॉक्टर दवे कोई दूसरा केस हैंडल कर रहे हैं। दिल्ली से कोई डॉक्टर मल्होत्रा के इस केस को संभालने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं आ पाए क्योंकि राजधानी 3 घंटे लेट थी। एनीवे सर, कल तक आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है श्रीवास्तव, रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे इत्तला कर देना। राइट सर। सर एक खास बात यह है कि मिस्टर रंजीत की डायरी में से हमें ये कुछ तस्वीरें मिली थी और डायरी सेफ में रखी थी। वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े रंगीन मिजाज के लगते थे, इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं। अच्छा, उनकी माँ तो कहती थी कि मेरा बेटा एक आदर्श बेटा है। मैं आज भी कहती हूँ कि वो एक आदर्श बेटा था। जहाँ मैंने कहा वहाँ उसने शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, लेकिन पोते का मुंह देखने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। जी, मिस्टर एंड मिसेस रंजीत के रिलेशंस कैसे थे? उनके ताल्लुकात शादी के बाद कैसे थे? मतलब कोई तनाव तो नहीं था? जी नहीं, मेरे और मेरे पति के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मिसेस रंजीत, आपके और आपके पति के बीच में कोई तीसरा? जी? मेरा मतलब है कोई औरत? जी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि शादी से पहले उनके काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन उन सब अफेयर्स के बारे में उन्होंने मुझे खुद बताया था। शादी के बाद उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। आप झूठ बोल रही हैं मिसेस रंजीत, आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये मिस्टर रंजीत के कमरे से बरामद हुई हैं। ये उनके अतीत की तस्वीरें हैं जो समय के साथ कब का बह गया। अच्छा, चलिए मान लेते हैं वो उनका अतीत था और ये उनका वर्तमान। मैंने कहा था ना, ये मेरा झुमका है। अगर ये आपका है तो इसका दूसरा जोड़ीदार दीजिए मुझे। वो कहाँ है? वो जी नहीं है आपके पास?
इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए मिसेस रंजीत। ये आपकी तस्वीर है? जी नहीं। वेरी गुड। अब इस तस्वीर में इस झुमके को जरा गौर से देखिए और इस झुमके को मिलाइए। ये है वो झुमका जो इस तस्वीर में भी है और जो आपके पति मिस्टर रंजीत के सिरहाने मिला है। और अगर ये झुमका आपके पति के सिरहाने मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पति के इस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। Anyhow, इस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम सीमा है। हेलो, सीमा हियर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अनिल। मैंने तुम्हें यहाँ फोन करने के लिए मना किया था ना? अच्छा, तुम्हारा यार 50 बार फोन कर सकता है और तुम्हारा पति एक बार भी नहीं? पति माय फुट। पति कहने में मुझे शर्म आती है तुम्हें। ज़बान लड़ा दी मुझसे? देखो अनिल, मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ दोबारा फोन मत करना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रंजीत का हुआ है। आपको अपने पति के साथ इतनी बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए सीमा जी। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर भारत। सीमा जी, आप मिस्टर रंजीत को कब से जानते हैं? यही कोई 8 महीनों से। एक म्यूजिकल फंक्शन में हमारी मुलाकात हो गई थी और तभी से हमारी फ्रेंडशिप हो गई। I see. By the way, सीमा जी, आप इस इयररिंग को पहचानती हैं? हाँ, शायद मेरा ही लगता है। शायद नहीं, यकीनन। ये इयररिंग मुझे मिस्टर रंजीत के सिरहाने मिला है। और क्या आप बता सकती हैं कि ये आपका इयररिंग उनके सिरहाने कैसे पहुंचा? मिस्टर भारत, आप इतने नासमझ तो नहीं लगते कि इतना भी नहीं जानते कि एक लड़की का इयररिंग एक मर्द के सिरहाने तक कैसे पहुंचता है। तो आप ये मानती हैं कि आपके और मिस्टर रंजीत के ताल्लुकात थे? ताल्लुकात? हम दोनों के ऐसे ताल्लुकात थे जिसे दुनिया नाजायज कहती है। आशिक था वो मेरा, मरता था मुझ पर, बल्कि मेरे नखरे और मेरा खर्च दोनों उठाया करता था वो। वेरी इंटरेस्टिंग सीमा जी। इसका मतलब यह हुआ कि आप मिस्टर रंजीत के घर अक्सर आ जाया करती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अक्सर होटलों में मिला करते थे। कल पहली बार मैं उसके घर गई। यानी कि कत्ल वाली रात आप मिस्टर रंजीत के साथ थी, लेकिन पूरी रात मैं वहां नहीं थी। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि वहां मेरा रुकना नामुमकिन हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ सीमा जी कि ऐसा क्या हुआ कि आपका रुकना नामुमकिन हो गया? कल रात कौन मेक अ ड्रिंक फॉर मी? सुना नहीं तूने? अरे खड़ी क्या देख रही है? चल बना 1 लार्ज विथ सोडा। कम ऑन रंजीत, बिहेव योरसेल्फ। आखिर वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन शायद ये भूल गई है कि ये मेरी बीवी है। अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे वही करना होगा जो मैं कहता हूं। डार्लिंग, स्टॉप इट। शुक्रिया। ये लो, पियो। मैं? हाँ। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मैंने कहा ना पियो। देखता हूं कैसे नहीं पीती। पियो इसे। नहीं। रंजीत, इस तरह अपनी बीवी को जलील करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे बीबियां होती इसी काबिल हैं। इन्हें पांव के नीचे दबा कर रखना चाहिए, पांव के नीचे।
तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? तुम पति हो ना कि भगवान। और उसके बाद मैं वहां से चली आई। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो पत्नी को अपने पैरों की जूती समझता हो। एक बात तो माननी पड़ेगी सीमा जी, बड़े आजाद ख्यालात हैं आपके। हाँ है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस बात का आपके पति को पता था? हाँ, पता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के अलग होने की वजह मिस्टर रंजीत ही थे? मिस्टर भारत, हमारे अलग होने की कई वजह थी। उनमें से एक वजह रंजीत भी हो सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सीमा जी कि रंजीत का खून किसने किया होगा? रंजीत जैसे आदमी का कोई भी खून कर सकता था। बल्कि अगर उस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर होती तो शायद मैं ही उसे गोली मार देती। रिवॉल्वर होती तो कमाल है सीमा जी, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया था कि मिस्टर रंजीत का खून हुआ है, लेकिन खून करने का तरीका, कातिल ने जिस तरह से खून किया, आपके सोचने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही। एनीहाउ सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, ये मरहूम रंजीत की नौकरानी है। तुम्हारा नाम गंगा है? जी साहब जी। गंगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक मिस्टर रंजीत का खून हो गया है? लेकिन साहब, उनके खून से हमारा क्या लेना देना है? ड्राइवर राम सिंह का कहना है कि तुम जिस रात खून हुआ उस रात तुम घर थी, लेकिन अचानक आधी रात को तुम घर से भाग गई। जी साहब, मैं भागी नहीं थी। वो मेम साहब ने मुझे रातों रात नौकरी से निकाल दिया। क्यों? जी वो उस रात, छोड़िए ना मालिक, आपको तो अब वो दूसरी मिल गई है ना, अब आपको हमारी क्या जरूरत? अरे नई तो नई होती है, तुम तो पुरानी हो, और पुरानी शराब में जो नशा होता है ना, वो नई शराब में नहीं होता। छोड़िए ना मालिक, मालकिन आ जाएंगी। अरे माल्टिन की फिक्र कौन करता है? तुम? आप इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अपनी जुबान को लगाम दो। और तू, तेरी इतनी हिम्मत, कमसार निकल यहाँ से, और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ये यहाँ से नहीं जाएगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। तुमने सुना नहीं? ये यहाँ से नहीं जाएगी। चल निकल यहाँ से। तो तुम्हारे जाने के बाद मालिक और मालकिन के बीच में झगड़ा हुआ? जी बहुत, काफी देर तक उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। इंस्पेक्टर भारत हियर। Oh, I see. सलीम। बाप कसम खुर्शीद क्या पत्ते आले बाप, देख तू, चला चला देख। सब्जी मत, मैं सच बोलता है सब्जी, मैं कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं किया। आप ऐसा मत मारिए मत, मैं कुछ नहीं किया, मैं बताता है। मैं उधर क्या है, मैं चोरी करने गया था, मैं उधर लाश देख के डर गया, मैं भागा, बस इसके सिवा मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप ऐसा मारिए मत साथी, मैं कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोलता मेरे को, झूठ बोलता मेरे को। तो क्या झूठ बोला भाई, क्या झूठ बोला भाई? हाँ, झगड़ा हुआ तेरा उधर किसी के साथ? मैं झगड़ा करने का कुछ आएगा, मैं उधर मेरा चोरी, मेरा पैसा चोरी के लिए गया था उधर। हाँ, झगड़ा नहीं हुआ तो ये खरोच कहाँ से आया? ये खरोच कहाँ से आया? आप में बहुत तेरी। साहब जी, खरोच का कैसे बोलेगा आपको? भाई साहब, मैं चोरी करने गया था उधर लाश देख के मैं डर गया साहब जी, मैं भागा। मैं क्या करता उधर भागते वक्त मैं सूटकेस से टकरा गया उधर, और खिड़की से कूद के भागा तो आया उधर। एक मिनट, किससे टकराया तू? सूटकेस से टकराया मैं। हाँ, सही बोलता मैं, कसम कसम खुदा साहब, सही बोलता। इतने घबराहट में भी लेकिन तू जेवर चुराना नहीं भूला। जेवर मांगता, तू जेवर बोलेगा तो अपन देगा, उधर रखा हुआ है अपन जेवर, सब कुछ दे देगा आपको, लेकिन अपन कत्ल वित्तल नहीं किया साहब जी, अपना कोई संबंध नहीं उससे। हाँ, हवलदार पकड़ साले को, पकड़।
क्या बात है? सब ठीक है ना? सब ठीक है। माजी मैं तुम उनकी फिक्र मत करो, वो अपने कमरे में सो रही हैं। अच्छा, क्या हुआ? कुछ सुराग मिला पुलिस को? पुलिस को सुराग तो मिल ही नहीं सकता। पुलिस को जितना नाकारा समझते हैं आप मिस्टर प्रदीप पटवर्धन, पुलिस उतनी है नहीं। आप? जी हाँ, मैं। आपको ये जानकर हैरत होगी मिस्टर प्रदीप पटवर्धन की 36 घंटों में हमने इस कत्ल से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स का पता लगा लिया। और यही नहीं, हमने ये भी पता लगा लिया कि कातिल कौन है। क्या? जी हाँ, हमें पता चल गया है कि कातिल कौन है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है मेरे बेटे का कातिल? कातिल वो शख्स है जिसने उस लाश को सबसे पहले देखा था। क्या मतलब है आपका? आप समझते कि मैंने रंजीत का खून किया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिस्टर प्रदीप पटवर्धन। आप जब यहां आए तब कत्ल हो चुका था, मुझे पूरा विश्वास है। कातिल वो शख्स है जिसने उस लाश को सबसे पहले देखा था और उनका नाम है मिसेस रंजीत। ये क्या कह रहे हैं आप? उस वक्त तो मैं अपने कमरे में थी। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है मिसेस रंजीत, कि आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। जी? मैं आपको बताता हूं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात सीमा के साथ हुआ अपमान तो आप सह गई, लेकिन जब आपने मिस्टर रंजीत को गंगा के साथ देखा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपके सब्र का पैमाना छलक गया। आपके और मिस्टर रंजीत के बीच में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मिस्टर रंजीत ने आपको मारने के लिए रिवॉल्वर निकाल लिया। और लकीली वो रिवॉल्वर उस झड़प में आपके हाथ लग गया और आपने मिस्टर रंजीत को गोली मार दी, उसका कत्ल कर दिया। ये क्या बकवास हो रही है सब? ये सच है, ये सच है मिसेस रंजीत। आप कबूल कीजिए कि खून आपने किया है। मैं कहता हूं कबूल कीजिए। हाँ हाँ, ये सच है, खून मैंने ही किया है। ये तो क्या कह रही बहू? माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो वो मुझे मार डालते, इसलिए मैंने इन्हीं हाथों से उनका खून कर दिया। इंस्पेक्टर, एस्टर। रुक जाइए इंस्पेक्टर, खून दिशा ने नहीं, मैंने किया है। माँ जी? हाँ, रंजीत को मैंने मारा है। थैंक यू माजी। मैं जानता था कि आप अपना जुर्म कबूल कर लेंगे, इसीलिए मैं आप ही के नाम का अरेस्ट वारंट लाया था। क्या? जी हाँ, मिसेस रंजीत ने कहा था कि माजी राजधानी से आई थी, जबकि आप लोगों को यह नहीं पता कि उस दिन राजधानी 3 घंटे लेट थी। कत्ल की रात माजी फ्लाइट से आई थी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये लगेज टैग है। जो आपके सूटकेस से मिस्टर प्रदीप पटवर्धन ने निकाल के नीचे फेंक दिया था। मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर प्रदीप पटवर्धन? और उस सूटकेस की तरफ मेरा ध्यान तब गया जब उस सलीम चोर ने कहा कि वो किसी सूटकेस से टकराया था। माँ जी अपने साथ ये सूटकेस लाई थी और कत्ल की रात इस सूटकेस का वहां मौजूद होना सबसे बड़ा सबूत है कि माँ जी कत्ल की रात वहां थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना माँ जी? हाँ, मैं उस रात फ्लाइट से आई थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो अरे माँ जी, आप एकदम अचानक? बस यूं ही
जरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए चली आई। रंजीत कैसा है? वो तो ठीक है। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं बेटे, मैं खाना खाकर आई हूँ, जरा रंजीत से मिला हूँ। अब नहीं, वो माँ जी वो तो सो गए। दिशा, दिशा, दिशा! मैं भी आई। चिल्लाइए मत प्लीज। क्यों? नौकरों के सामने तेरी इज्जत उतर जाएगी? मैं आपकी बीवी हूँ, किसी दूसरी औरत के सामने आप मुझे इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकते? Shut up! ज़बान लड़ाती है मुझसे? चल जाके टेक पर आगे ला। Go and make a drink for me. बनाते कि नहीं? चल। मैं अपने बेटे का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा बेटा इतना चरित्रहीन होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इस सदमे से उठ भी नहीं पाई थी कि मुझे आवाजें सुनाई दी। शर्म नहीं आती आपको? तो होती कौन है मेरे मामले में दखलंदाजी करने वाली? हाँ? कौन होती मुझे बोलने वाली, बताने वाली, सिखाने वाली? शायद आप भूल चुके हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं भूली कि आप मेरे पति हैं, और मैं आपको इस पाप के कीचड़ में मुंह काला नहीं करने दूंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, मैं तेरी जुबान काट कर फेंक दूंगा। आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दें, लेकिन मैं आपको मनमानी करने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी इस घर में बाजारू औरतें नहीं आ सकती। अच्छा, तेरे जीते जी ना सही, तेरे मरने के बाद तो सही, आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। मेरे गले तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरी आवाज नहीं बंद कर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए ये क्या कर रहा है? छोड़ दे बहू को। नहीं माँ नहीं, इस बज़दात का मरना ही अच्छा है। बज़दात तो तू है कम्बा, छोड़ दे बहू को। नहीं माँ, ये बहुत पुकारने लगी है माँ, इसका सर कोतोना ही ठीक है। रंजीत, मैं कहती छोड़ दे इसे, छोड़ दे। ये क्या माँ, तू मुझ पर गोली चलाएगी? हा? अपने लाल पर, अपने वंश की चिराग को बुझा देगी इस औरत के लिए? नहीं माँ। तुझ जैसे पापी के बीच से अगर ये वंश बढ़ता है तो उसका नाश होना ही अच्छा है। छोड़ दे बहू को। नहीं माँ, तू मुझ पर गोली नहीं चला सकती माँ। मैं कहती हूँ छोड़ दे। नहीं माँ, तू मुझे गोली नहीं मार सकती माँ। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही ठीक है। जाओ, जाकर पुलिस को फोन करो। पुलिस को? हाँ बहू, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब कानून को अपना फर्ज अदा करने दो। नहीं माँ जी, मैं अपना पति तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब माँ को नहीं खो सकती। आपको मेरी कसम माँ जी, आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम। मैं जब सुबह यहाँ आया, मैंने देखा कि सेफ खुली पड़ी है, सारा सामान बाहर पड़ा है। इसका मतलब है कोई चोर यहाँ आया। इसलिए रिवॉल्वर से मैंने माँ की उंगलियों के निशान मिटा दिए ताकि शक चोर पे जाए। माँ जी को आते किसी ने देखा नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस के सामने उनको रेलवे स्टेशन से लाने का प्लान बनाया। लेकिन अफसोस, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग माँ को नहीं बचा पाए। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं,
मैंने जो किया ठीक किया। जिस कलंक को मैंने जन्म दिया उसे मैंने अपने ही हाथों से मिटा दिया। मेरा लाडला रंजीत, जिसे मैंने बचपन में एक थप्पड़ भी नहीं मारा, उसे मैंने गोली मार दी। आप गलत कह रही हैं या सही, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन एक बात बताऊं माँ जी, अगर ये थप्पड़ आपने बचपन में मार दिया होता तो आज उसे गोली मारने की नौबत नहीं आती।